हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वाईफाई स्टडी पर जो ऑल इंडिया टेस्ट चला था उसके मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या बेस्ट अप्रोच होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इस टेस्ट को दिए होंगे। तो आप लोग जरूर से अपना मार्क्स मुझे कमेंट करके बताना। मैं सभी लोगों का मार्क्स देखना चाहूँगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और जितने भी लोग अगर बाई चांस अगर टेस्ट नहीं देते हो तो ये आप बहुत गलत करते हो, आप लोगों को भी देना चाहिए। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, आप जितना भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेस्ट देख के ही पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर स्टैंड कर रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई को दोगुनी कर दिया गया तो शंकु का आयतन क्या होगा। यानी वॉल्यूम आपका कोण में क्या चेंजेस होगा, ये आपसे पूछा है। अब हाइट को डबल कर दोगे और रेडियस को भी डबल कर दोगे तो वॉल्यूम में 8 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है, देखो हाइट आपका 2h हो गया, पहले h था। रेडियस पहले r था तो आपका क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब आप वॉल्यूम जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो इसको तो हटा ही दो क्योंकि दोनों में 1/3 पाई होगा। रेडियस क्या हो गया था, 2 टाइम्स बढ़ गया था यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। यानी घुमा फिरा के ये कितना आ गया, 8r स्क्वायर एच। तो देखो ना कितना टाइम्स बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, तो 8 गुना आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहां पर क्या बोला गया था कि भिन्न भिन्न सामग्रियों के दो गोले का वजनों का अनुपात 8 और 17 है। और प्रत्येक की सामग्री के प्रति घन सभी वजन का अनुपात 289:64 है। दोनों गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया था रेडियस, आपसे पूछा गया था दोनों स्पेयर का रेशियो में। अब आप देखो, आपको पता है स्पेयर का वॉल्यूम होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो मैं केवल लिख के बता रहा हूं ताकि इतने सब लिखने का जरूरत है नहीं। ये हो गया मेरा क्या, स्पेयर का वॉल्यूम का रेशियो। अब देखो आपको क्या दे रखा था, आपको वेट भी दे रखा था पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी। आपको पर यूनिट आपको वेट भी दे रखा था, कितना आपका दे रखा था, 289/64 का रेशियो दे रखा था। यानी इतने पूरे वॉल्यूम में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा। यानी वेट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यही चीज तो हमको पहले से दे रखा था ना, बस सॉल्व कर लो। यानी ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आप 64 को वहां भेज दोगे और ये 289 नीचे आ जाएगा। तो आर और आर क्यूब क्या आ जाएगा, 8 और 17 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है। वह उस पर 10% का छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। इसको कैसे ट्राई करेंगे, आप इसको भूल जाओ क्योंकि ये क्या है, मेरा सीपी है। अब आप मान लो सपोज दैट अगर 100 रुपीज मार्क प्राइस है, अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे यानी 90 रुपए में। अब 90 रुपए में देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इसका मतलब वो 72 रुपए में सामान को बेच रहा है। समझ रहे हो बात को, यानी सॉरी, 72 रुपए में वो सामान को कहीं ना कहीं खरीदा होगा, तभी उसको 25% का मुनाफा हो रहा है। अब यही 72 रुपए 360 के बराबर है। यानी कितने का बराबर है, यानी 5 गुना के बराबर है। अब आपका 100 हम लोगों ने माना था तो यहाँ भी 5 गुना कर देंगे, यानी आपका 500 हो जाएगा मार्क प्राइस। चलिए एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, ए को 4 वर्षों में बी के 600 रुपए देने हैं। ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है तो बी द्वारा ए को कितनी छूट दी जानी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो देखो, ए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपए देने हैं। अगर ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है यानी इंस्टेंट अगर वो आपका उसको पे करना चाहता है तो बी द्वारा ए को कितनी छूट दी जानी चाहिए। अब देखो हम लोग कितना डिस्काउंट देगा वो हम लोग कब बता पाते हैं, जब आपका कोई रेट दिया जाता। तो रेट तो मेरे को गिवन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 24.5% की छूट देने के बाद 1510 रुपए में बेची और उसमें से 10% की हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को बिना छूट दिए बेचा होता तो उसे कुल कितना लाभ हुआ होता। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ होता। अब मेरी बात को समझना, अगर किसी भी चीज का दाम अगर मान लो सपोज दैट अगर ये सीपी है, दाम बढ़ा के आप इसको एमपी में कर दोगे यानी मार्क प्राइस में कर दोगे। अब कुछ भी अगर आप डिस्काउंट देते हो, ठीक है, कुछ भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, सपोज दैट आप उसको डिस्काउंट दोगे ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या होगा, एमपी माइनस सीपी होगा कि नहीं होगा। यही तो मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि आप डिस्काउंट दे ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अब अगर उसको डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली यहाँ पर एमपी निकाल लो यानी मार्क प्राइस निकाल लो और कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दोनों को लेस कर देना, बात खत्म। अब मैं इसको हटाता हूँ
तो सबसे पहले बोला था 24.5% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 1510 रुपए में आपका क्या बोला है, दिया गया डिस्काउंट देने के बाद, तो 1510 रुपए में अगर डिस्काउंट दिया गया है 24.5% का, तो मतलब ये क्या था, 1510 75% का वैल्यू था। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा, 5 से काटेंगे तो 151 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया मार्क प्राइस कितना था, आपका 2000 था, 2000 था। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये मार्क प्राइस निकल के आया है अभी मेरे पास। अब उसी तरीका से आप सीपी निकाल सकते हैं, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पास। अब आपको पता है कि 1510 में बेचने के बाद उसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का, मतलब ये 90% का वैल्यू है। तो आप यहाँ से 100% का वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, तो बस मैं निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15,100/9 हो गया। ये मेरा क्या आया, सीपी आया, और ये मेरा क्या था, मार्क प्राइस। अब इसमें से लेस कर दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 18, 18,000, यानी 18,000 में आप लेस कर दो 15,100, तो क्या आ जाएगा, 0 0, 10 से 1 जाएगा 9, और 7 से 5 जाएगा 2, यानी 2900/9 का प्रॉफिट होगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 2 18 2 20 उसी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो इतना कुछ करना पड़ता आपको। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी और सी में 3,000 रुपए इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए को बी और सी के दोनों मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है, और बी को ए और सी के मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है, तो सी को कितने हिस्से शेयर मिलेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन बोला बस वो करो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। क्योंकि पहले तो क्या बोला है कि ए को बी और सी के दोनों मिलाकर 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी अगर इसको 3 रेशियो मिल रहा है तो इसको 1 रेशियो मिल रहा है। फिर आगे उसी तरीके से क्या बोला गया है बी को लेकर, कि बी को ए और सी के मिलाकर 2/3 हिस्सा मिलता है, यानी अगर इसको 3 रेशियो मिला है तो इसको 2 रेशियो मिला है। अब देखो तीनों का आपको निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ए बी सी, यहाँ टोटल कितना रेशियो हुआ, 4 रेशियो हुआ। यहाँ पर टोटल कितना रेशियो, 5 रेशियो हुआ। तो ये दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ए बी सी है, तो बराबर कर लेते हैं, यानी 4 से यहाँ गुना कर देंगे और 5 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, 5 3 15, और ये 5 एकम 5, उसी तरीके से 4 2 8 और 4 3 12। अब आपको पता चल गया होगा माफ कीजिएगा, यहाँ पर अब आपको पता चल गया, यानी ए का 5 निकल के आ गया, बी का कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। अब सी का आप कहीं से भी निकाल सकते हो, यानी सी का मेरा निकल के आ गया 7। अब देख लो, यानी इसी अनुपात में दिए गए होंगे पैसा, तो 8 5 13 और 13 7 20, यानी 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 3,000 रुपए हो जाएगा। तो एक का मतलब क्या हो गया, 150 हो गया। तो 7 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 150 गुना 7, यानी 1050। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इसमें से किस संख्या से ये विभाज्य होगा, ये आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आप सिंपली 4 के पावर में 61 अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 16 64, इसी तरीके से नंबर क्वेश्चन आगे और भी बढ़ सकते थे। ठीक है, तो बस अब जोड़ लो, 64 और 16 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 और 5 85 हो गया, यानी 4 का पावर में 4 टू द पावर 61 और इंटू 85। अब आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से ये आपका डिविजिबल हो पाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सा न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 307 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो चलो, तो 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या पहले क्या होगा, इतना होगा। आपको बोला है कि मिनिमम कौन सा नंबर ऐड करे जिससे मेरा 307 आपका पूरा डिवाइड हो जाए। तो पहले तो देखेंगे कि हम लोग का रिमाइंडर बच कितना रहा, या बच भी रहा है या नहीं बच रहा, उस हम लोग डिसाइड करेंगे डिवाइड करके। तो क्वोशेंट में ध्यान नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, केवल रिमाइंडर फोकस होना चाहिए। तो 307 गुना 3 कितना हो जाएगा, 921 हो जाएगा। 9 से 1 जाएगा 8 और 9 से 2 जाएगा 7, यानी 7 8 9। ये कितना हो जाएगा, 614 हो जाएगा, यानी 9 से 4 जाएगा 5 और 8 से 1 जाएगा 7 और 7 से 6 जाएगा 1। क्लियर। अब देखो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 175 आ रहा, और नंबर कौन था मेरा, 307 था। तो 307 में जितना भी कम होगा वही मेरा सबसे मिनिमम नंबर होगा। तो बस 7 से 5 जाएगा 2, 9 से 10 से 7 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1, यानी 132 मिनिमम नंबर होगा। क्योंकि अगर ये नंबर को अगर हम ऐड कर देते तो ये नंबर मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक टंकी को 2 पाइप ए और बी लगे हैं, ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है।
यदि ए और बी एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खोल कर रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में काफी लोग गलत करते हैं और आंसर मार देते हैं ऑप्शन नंबर डी। मगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ए के बारे बोला है, बी के बारे बोला है। ए आपका 20 मिनट भर देगा और बी जो है वो खाली कर देगा 30 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी आप मान सकते हो इसका एलसीएम में जो भी, यानी ये हो गया मेरा 60, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट फिल करेगा तो ये 2 यूनिट खाली करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों अल्टरनेट में काम कर रहा है, यानी पहले एक कार्य करेगा, पानी भरेगा तो बी खाली करेगा। तो आपसे टोटल पूछा था कि टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, अगर टंकी भर रहा है अल्टरनेट में तो याद रखिएगा कि लास्ट में जो पाइप काम करेगा वो ए पाइप के द्वारा काम होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि लास्ट में तो ए पाइप भरेगा तभी तो पूरा कंप्लीट भर पाएगा ना, वरना बी पाइप लास्ट में तो वो खाली करते रहेगा तो कैसे भर पाएगा टंकी, समझे। तो बस ये टोटल यूनिट में 3 को पहले लेस कर देना, यानी अब आपको 57 यूनिट भरना है पहले, समझ गए। अब आप जानते हो पहला घंटा अगर ये 3 भरेगा तो दूसरा घंटा ये 2 खाली कर देगा, यानी 2 घंटा में केवल एक ही यूनिट भर पाएगा। तो हमको भरना कितना है 57 यूनिट, यानी 57 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 57 गुना 2, 114 मिनट लगेंगे 57 यूनिट भरने के लिए। अब लास्ट में कौन आएगा, ए पाइप आएगा जो कि 3 यूनिट भर के 60 कर देगा, तो 114 में एक और मिनट लग जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मैंने पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही बता दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बोला यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं और 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं तो 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे। अब इसको भी आप लोग जैसा चाहो वैसा ट्राई कर सकते हो। एमडीएच लगाना चाहते हो एमडीएच लगा सकते हो, टोटल वर्क निकाल के लगाना चाहते हो वैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट आपका टोटल वर्क करके टोटल वर्क ही निकाल लूंगा। तो ये हो गया मैन, ये हो गया वुमेन और ये हो गया चिल्ड्रेन। टोटल अगर मैं 240 लेता हूँ तो इसका मतलब ये 6 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा। अब टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, यानी मैं अगर टोटल वर्क निकालूं तो क्या हो जाएगा 40 गुना 6 गुना 6 महीने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 6 महीने हैं और हम लोगों को महीने में ही निकालना है केवल। आपको जो निकालना है क्वेश्चन में क्या पूछा था, आधे काम को करने में कितने महीने लगेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसका ये टोटल हो गया। अब टोटल का आधा कर लो क्योंकि आधा काम की बात कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 20 गुना 6 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 720 होगा ना, तो बस ये हो गया टोटल। अब आपको 720 काम करना है क्योंकि आधा काम मैंने पहले से कर रखा है। अब क्वेश्चन बोला था 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे काम करेंगे, तो 10 पुरुष कितना काम कर पाएंगे 60 यूनिट, 10 महिलाएं कितने करेगी 40, और यहाँ पर 10 30, यानी 40 और 30 70 और 70 और यहाँ पर 60 130। तो बस 130 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 72/13 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक ये पूछा गया था यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में k/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितना किलोवाट बिजली की खपत होगी, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सिंपली आप देख सकते हो कि टी घंटा में k/5 किलोवाट बिजली की खपत हो रही है। तो सबसे पहले आप टी घंटा का आपको दे रखा है तो आप 1 घंटा का निकाल सकते हो। तो टी को आप नीचे लेके आ जाओगे, यानी 1 घंटा में आपको पता चल गया कि k/5t आपका बिजली खपत हो रहा है। तो 10 घंटा में कितना लगेगा 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर भी मेरा निकल के आ जाएगा कितना 2kT आ जाएगा। यानी एक मशीन के बारे आपको पता चल गया कि 10 घंटा में 2k/t घंटा लगेगा। आपसे बोला था 3 मशीन के बारे, तो 3 मशीन से गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 6k/t घंटा लगेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजाओं वाली तीनों घनों को गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जानते हो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कोई भी चीज़ को मेल्ट करके अगर किसी भी चीज़ में बनाते हैं तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो बस तीनों का वॉल्यूम को हम सम करके इक्वल कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 1, यानी 6 2 8 1 9 और 2 और 5 2 7, यानी यही वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक का भुजा निकल गया, कितना निकल गया 9 निकल गया, ये मेरा भुजा निकल गया। आपसे सरफेस एरिया पूछा था यानी 6a², तो a² मतलब 81 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा है क्या।
कि ये किस में पूछा गया था? ये आपका एएलपी में पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आप मेरा सारा सीरीज फॉलो करते होंगे तो। इसका आंसर मुझे अभी तक याद है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा डेटा का साथ ही सेम है। देखो यहाँ पर आपसे मीडियन निकालने बोला था, ठीक है, मीडियन निकालने बोला गया था। अब आप मध्यिका निकालने जानते हो, सबसे पहले मध्यिका में हम लोग करते क्या है, नंबर को अरेंज करते हैं और बीच वाला नंबर ही मेरा मध्यिका कहलाता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना चाहोगे तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब समझे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से 3 नंबर और यहाँ से 3 नंबर, यानी बीच वाला नंबर मेरा मध्यिका कहलाता है। अब यहाँ पर 2 ठो नंबर बीच में आएगा, तो बस इस दोनों नंबर का मध्य निकाल लेना, वही मेरा मध्यिका कहलाएगा। तो मेरा फोकस सिर्फ ये 2 नंबर को खोजने के लिए होगा, बाद बाकी और किसी को खोजना नहीं है। अरेंज करके कोई फायदा नहीं है, चीजें जब आप समझ चुके हो तो अरेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा अब मैं नंबर को अरेंज करने से बेहतर अब मैं देखता हूं कि नंबर मेरा 4th और 5th में कौन सा होगा। अब देखो x प्लस 4 है, x माइनस 3 5 है, तो पहले पॉजिटिव वाला नंबर देखो, पॉजिटिव वाला नंबर तो बड़ा बड़ा होगा। पॉजिटिव वाला नंबर कितना दिख रहा है x के साथ, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 0.5, यानी 3 नंबर आपको राइट साइड से मिले कि नहीं मिले। मेरी बात को समझो, नंबर को आरोही क्रम में करते हैं तो ये नंबर 3 तो सबसे छोटा होगा और ये 3 तो सबसे बड़ा बड़ा होगा। तो 3 पॉजिटिव वाला नंबर ही केवल है, तो 3 पॉजिटिव वाला नंबर तो कभी नहीं होगा बीच में। अब इससे पहले आते हैं, यानी x प्लस 0.5 से पहले आते हैं, यानी उससे पहले कौन सा आएगा एक नंबर, तो x माइनस 0.5 हो जाएगा एक नंबर। और इससे भी पहले अगर जाएंगे तो कौन हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ये देख के आप दिख रहा है कि नहीं, x माइनस 2, क्योंकि इससे भी और छोटा जाएगा तो अब और जाएगा x माइनस 2.5, फिर उससे पीछे जाओगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। मगर उतना जरूरत ही नहीं है, बस यही 2 नंबर आपको पता चल गया। अब ये दोनों नंबर का मध्य निकाल लो, यानी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2.5 का आधा कर दो, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 1.25। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर से सवारी से आने या जाने में कुल कितना समय लगेगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है, पहले बोला है कि वॉकिंग करके जा रहा है और साथ राइडिंग करके जा रहा है, तो समय लग रहा है टोटल 37 मिनट। अब बोल रहा है कि दोनों साइड अगर वो पैदल चल के जाता है, यानी वॉकिंग से जाता भी है और आता भी वॉकिंग से, तो टोटल समय लगते हैं 55 मिनट। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, अगर 55 मिनट जाने और आने में लग रहा है तो केवल जाने या फिर आने दोनों का तो समय बराबर बराबर रहेगा, यानी 27.5 मिनट लगते हैं। ये क्लियर है। अब आप जान रहे हो ये वॉकिंग और ये राइडिंग का मिला के 37 है, और वॉकिंग का आपको पता चल गया 27.5, तो राइडिंग का आप आसानी से निकाल सकते हो। राइडिंग का क्या हो जाएगा, 5 और 8, मतलब सॉरी 5 हो गया और 9 हो गया, यानी 9.5। यानी आपको पता चल गया राइडिंग एक तरफ जाने से आपका 9.5 मिनट लगता है, तो जाने और आने में कितना लगेगा, 19 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर प्रति 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है और उतनी ही धनराशि पर दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, तो कुल धनराशि कितनी थी, यानी प्रिंसिपल आपसे केवल पूछा गया था। अब साधारण ब्याज में आप जानते हो, अगर 3 साल में 3000 रुपये लग रहा है, 3 साल में अगर 3000 रुपये लग रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना लग रहा होगा, 1000 रुपये लग रहा होगा। 2 साल का ब्याज कितना लग रहा होगा, 2000 रुपये लग रहा होगा, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 2050। तो इसका मतलब आपको समझ आया, ये जो 50 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो किस में लगा होगा, 1000 के इंटरेस्ट में लगा होगा। तो सीधा सा मतलब है, आपको पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का लग रहा है। तो 5% का जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गया, तो 5 गुना 3, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15%। यही 15% का वैल्यू दे रखा था 2000 रुपये, सॉरी 3000 रुपये। तो 100% का वैल्यू आप नहीं निकाल पाते, आसानी से निकाल लेते, यानी 20,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मदद से निकाल सकते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। इसका बेस्ट अप्रोच होता है कि आप ए बी सी का वैल्यू आप डायरेक्ट से कोई भी पुट कर सकते थे आपके हिसाब से, जिसको आपका ये होल्ड हो जाता। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ, अगर आपका सबसे पहले तो कंडीशन जो दे रखा है उसी से पता चल गया, ए बी, सॉरी क्या दे रखा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ए और बी का वैल्यू सेम रखता हूँ और सी का वैल्यू आधा में नेगेटिव रखता हूँ।
मतलब नेगेटिव में हाफ रखूंगा। सपोज दैट अगर ए और बी का वैल्यू अगर हम सेम रख रहे हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखो सेम रखो, तो मैं ए और बी का वैल्यू क्या रखता हूँ, 2 रख लेता हूँ। तो 2 गुना 2 हो गया, प्लस सी का वैल्यू याद रखिए, अगर इस तरीके का कंडीशन में है तो आपको मतलब क्या है, अगर ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए और सी का वैल्यू माइनस में हाफ होना चाहिए, इसका इन दोनों का आधा होना चाहिए। तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, यानी -1 में रख लो। सी का वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हो। अगर सपोज दैट अगर आप ए और बी का वैल्यू 4 रखते तो सी का वैल्यू -2 रखते, समझे। तो उसी तरीके से आप होल्ड करके देखो, अगर बी का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस -1 यानी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर से आपका -2 हो जाएगा, तो 2 2 4 और माइनस में 4 यानी खत्म होकर 0 हुआ कि नहीं, यानी ये होल्ड कर रहा है, बस बात खत्म। अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस और माइनस प्लस, यानी 2 गुना 1 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, प्लस प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी ये आपका 1 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 1 है ना, तो 1 का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस और देखो 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस 1/3 यानी खत्म होकर 0, वही आएगा आंसर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक स्कूल में लड़का लड़कियों का संख्या का अनुपात 2 और 3 है, 25% लड़के और 30% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उसका प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब आप समझ सकते हो, ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 20 है ये 30 है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपकी मर्जी, आप 200 300 भी मान सकते हो, रेशियो बस आप बराबर रख के चलना, ठीक है। अगर ये 20 में से अगर बोल रहा है कि 25% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी 5 को छात्रवृत्ति मिला है, और गर्ल्स में 30% यानी 9 लोगों को गर्ल्स में छात्रवृत्ति मिला है, तो बचे कितनी लड़कियां, 21 लड़कियां, और लड़के कितने बच गए, 15 बच गए, यानी इन लड़का लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला और उसी का परसेंटेज पूछा है। तो 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और टोटल क्लास में कितने लोग थे, 50 लोग थे, तो इसी का परसेंटेज पूछा था कि कितने लोगों को नहीं मिला छात्रवृत्ति। तो 36 गुना 2 72% लोगों को नहीं मिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर आपको के का मान बताना था, और जो कि आपको बोल दिया था कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब आपको हिंट ही दे रखा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप जानते हो डिस्क्रिमिनांट को 0 से इक्वल कर लो, यानी d = 0 कर लो। अब आप d जानते हो, d क्या होता है, b² - 4ac होता है इक्वल टू 0। तो b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 -2 का स्क्वायर मतलब 4 -4 × 1 × k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 20 पदों का मध्य 55 है, यदि दो संख्या 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का नया मध्य क्या होगा। तो ये कैसा करते हैं, जैसे बल बना सकते थे, 55 गुना 2 कितना हो जाएगा 110 यानी 1110। अब 45 और 30 हटा देंगे यानी 75 खत्म कर देंगे, तो 75 खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1025, सॉरी 1025, हाँ 1025 आ जाएगा। अब 1025 का ही केवल आपसे औसत पूछा था, ठीक है, औसत पूछा या मध्य पूछा, तो टोटल क्लास में मतलब टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 56.9 आएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था कि 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी ही है कि जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों का वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था, तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु कितनी है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझो, बनाना नहीं है, केवल समझना है, समझ जाओगे तो आंसर आप डायरेक्ट बता दोगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे हुआ आप देखो, 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अब आप समझ सकते हो, अगर 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 3 साल पहले जितना था, अभी भी अगर उतना ही है, तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब गड़बड़ में क्या बोल रहा है कि क्या बोला है, उतनी ही थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों का वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 नए युवाओं को शामिल किया गया। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु बताना। अब मेरी बात को समझो, आप जान रहे हो कि 3 साल पहले जितना था मुझे नहीं पता, अगर 3 साल बाद अगर औसत का अगर बात करेंगे तो तीन मतलब 11 खिलाड़ियों का टोटल कितना बढ़ना चाहिए था, 11 गुना 3 यानी 33, आपका 33 ईयर और बढ़ना चाहिए था सभी लोगों को एज में।
मगर क्या बोला कि वो पहले उतना ही आयु है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 3 साल बाद भी अगर उतना ही है तो इसका मतलब पहले तो 11 गुना 3 33 आपका बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ क्या, 3 खिलाड़ियों को चेंज किया गया और जिनकी औसत आयु 33 थी, तो 33 गुना 3 कितना हो जाएगा, 99। यानी इस 99 को हटाया गया है उसमें से, और इसमें से जब हटाया गया होगा तो मेरी बात को समझना, अगर ये 99 ईयर अगर हटाया गया होगा पूरे में से, तो 33 तो पहले से कम था, 33 हमको और ऐड करना था, मगर ऐड नहीं हो पाया क्योंकि नए लोग आ चुके थे। तो 99 में अगर आप 33 को पहले से अगर लेस कर दोगे तो बचेगा कितना, 66। मतलब यही 66 के उन लोगों का आयु था जो नए लोग आए थे। तो बस उनका औसत पूछा था, यानी 3 लोग हैं तो 3 से काट देंगे, 2 और 2, सिंपल। बेसिक से बनाने का कोई एक्स उक्स मानने का जरूरत नहीं है, चीजें समझ चुके हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब 20% अगर आपके सीपी में अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, 16.66% आपका प्रॉफिट होता है एसपी में। ये डायरेक्ट से वैल्यू आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा था कितना, 5/1 प्रॉफिट, यानी 5 का सामान 6 में बिक रहा है, तभी जाके 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है, अब आपको काउंट करना है सेलिंग प्राइस पर, यानी 1/6 कितना हो जाएगा, 16.66%, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर क्या बोला गया था कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, वर्गों की प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु को जोड़कर असंख्य संख्या में वर्ग बनाए जाते हैं, सभी असंख्य संख्याओं का वर्गों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि इस स्क्वायर के चारों साइड के मिड पॉइंट से आपका एक और स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर बनाए गए हैं सभी 4 साइड के मिड पॉइंट से, मतलब फिर अब इसके अंदर में भी आपका बनाया गया है, इसी तरीका से ये बनाया गया है अंत तक, ये अनंत तक आपका बनाया गया है। अब आपसे सभी स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि केवल 3 तक ही दे देता है, बोलता है 3 ठोका आप बताओ, मगर यहाँ पर क्या इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स आपके स्क्वायर बन रहे हैं, अब आपको अनंत तक का एरिया बताना है। तो ये समझ गए पहले आप लोग क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर सपोज दैट आप समझ लो, अगर ये स्क्वायर है, अगर इसका मिड पॉइंट से एक हम स्क्वायर बनाएंगे, तो याद रखिएगा इस स्क्वायर का जो भी एरिया होगा इस स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, यानी उसके अंदर में जैसे जैसे आपका स्क्वायर बनते जाएगा तो सारा का एरिया क्या होगा, आधा आधा होते जाएगा। कैसे होगा आप इसको प्रूफ कर सकते हो इजिली अपने तरीके से, क्योंकि अगर मैं 16 मान लूँ, समझना मेरी बात को, अगर मैं इसका 16 मान लेता हूँ, साइड है तो आप ही देखना, एक ठो कर दूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर ये 16 अगर इसका साइड है तो सभी 16 16 होगा, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अब आप जानते हो मिड पॉइंट से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप इसका साइड नहीं निकाल लोगे, इसका साइड पैथागोरस थ्योरम से, तो पैथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 64 64 128, यानी 100 अंडर रूट 128 क्या होगा, इसका साइड हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा साइड। अब आप यही साइड मेरा इसका होगा तो ये चारों साइड आपका स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। अब आप इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2, यानी 64 गुना 2 128। अब आप खुद ही देख के बताओ, यानी इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर 128 और इसका 256, तो इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ समझाने के लिए केवल था। तो बस फिलहाल कंक्लूजन क्या निकला कि सबसे बड़ा जो आपका साइड था वो 16 था, यानी एरिया कितना होगा, 256 होगा। उसके बाद क्या होगा, 128 होगा। उसके बाद क्या होगा, 64 होगा, क्योंकि आधा आधा होते जाएगा। अब ये पूरा अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, गुणांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा सकते हो इन्फिनिटी का निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है मेरा, याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, ठीक है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म मेरा क्या दे रखा है, 256 दे रखा है। 1 माइनस आर, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है, 128/256, यानी आधा का कॉमन रेशियो दिख रहा है। तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब यही 2 को ऊपर आप लेकर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 512, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल जाता है और कार मालिक एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाकर जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? अब देखो 1:30 बजे चोरी हो रहा है और पता कितने बजे लग रहा है? 2 बजे लग रहा है। 1:30 बजे चोरी हुआ कोई सामान और पता चला है 2 बजे, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ, चोर का स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी आधा घंटा तो वो पूरा मौत से गाड़ी चलाया होगा, स्पीड में भाग रहा होगा अपना जान बचाने के लिए। आधा घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि 1 घंटा में अगर 40 कवर कर रहा है तो आधा घंटा में तो केवल 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब आप समझ चुके हो। यानी अब जो आदमी देख लिया है उसके और इसके बीच में कितना का डिस्टेंस का अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। अब एक ठो आपका जो आदमी देखा है वो आपका गाड़ी स्टार्ट करता है, 50 किलोमीटर का स्पीड से चलता है। अब बताओ कितने देर में उसको टैकल कर लेगा? अब आप समझ सकते हो, अगर ये 50 किलोमीटर का स्पीड चलाएगा और ये 40 किलोमीटर का स्पीड चलाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उससे ज़्यादा चलाएगा। अब इस 20 किलोमीटर को टैकल करने में कितना समय लगेगा? केवल 2 घंटा लगेगा। तो मतलब 2 बजे से देखा था तो 2 बजे से 2 घंटा और जोड़ लो, यानी आपका शाम के 4 बज जाएंगे पकड़ते पकड़ते। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई चलाने का पेन जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से उसी तरीके से आपको सर्कम रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। आपको मैं बता चुका हूं कि सर्कम रेडियस यानी कोई भी सर्कल के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है और इसका रेडियस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है क्या? रेडियस इक्वल टू a/√2 होता है। अगर इन रेडियस होता तो क्या होता है मेरा? r इक्वल टू a/2√2 होता। आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो? तो फिलहाल इसका कोई ज़रूरत नहीं था, आपसे यहाँ पर सर्कम रेडियस दे रखा है और आपसे उसका हाइट पूछा है। तो अब आप यहाँ से निकाल लो, यानी ये अगर 8 होगा तो यहाँ से मेरा साइड निकल जाएगा यानी भुजा निकल जाएगा। तो क्या निकल के आ गया मेरा भुजा? 8√2 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है। फॉर्मूला मैं इसको हटाता हूँ, ये समझ गए ना? a इक्वल टू 8√2 आया। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a होता है। अब आप a यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यानी आपका क्या हो जाएगा? 8√3, यानी 2 से काटोगे 4 बार में, यानी √3 3 और 3 गुना 4 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए खत्म कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा एरर मुझे लगा, क्योंकि आंसर आपका आएगा नहीं अगर आप बनाओगे तो। यहाँ पर हो सकता है अगर मैं ऑप्शन से अगर आंसर को मतलब ऑप्शन से अगर ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन अगर उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहूँ तो ये आपका 3 नहीं होगा बस, ठीक है। बाद बाकी रेस्ट आपका जैसा है आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 4/3 तो 4/3 होगा। कॉट 45 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस अब देखो ये अगर 3 को अगर मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 3 करोगे तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कॉस 150 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? -√3/2, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो √3 का क्या हो जाएगा? √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर, यानी √2 का 2 मतलब 2 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, प्लस साइन 91 यानी ये 8 हो गया, यानी ये लेस हो गया, यानी क्या हो गया? 4 3 12, 4 4 16 और 9 25, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बट 3 दोगे तो फिर आंसर घुमा फिरा के 43/12 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 1 से 99 तक की संख्याओं का आपस में गुना करने पर अंत में शून्य की संख्या बताओ। यानी आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरो। अब देखो क्या बोला, 1 से 99 तक की संख्याओं का आपस में गुना करने पर। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए फैक्टोरियल ना देके आपको 1 से 99 तक की गुना करने बोल रहा है, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इसी तरीके से नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 99 तक। तो आप इसको सिंपली भी ऐसे भी तो समझ सकते थे ना कि ये 999 का ये फैक्टोरियल है। अब आप निकालना जानते हो नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं? 5 से डायरेक्ट आपका डिवाइड देते चलेंगे, क्वोशंट को बस पकड़ते चलेंगे, तो 999। उम्मीद करते सब चीज़ आपको पता होगा। ये कितना आ जाएगा? 19 पचे 95, यानी 199 आ गया। अब इस 199 को फिर से हम लोग 5 से भाग देंगे, जब तक आपका बचेगा क्वोशंट तब तक हम लोग भाग देते चलेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, यानी 39 और ऐड करो,
फिर 39 को हम लोग फिर 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, रिमाइंडर का ध्यान मत देना। फिर 7 आ गया यानी 7 और आ गया आपका, फिर 5 से भाग देंगे तो फिर कितना आएगा मेरा 1 आ जाएगा, यानी एक और जोड़ दो, यानी आप जोड़ दो 9 9 18, 18 7 25, 25 1 26, 2 9 2 11, 11 3 14 और 1 और 2 यानी 246 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला गया था कि एक व्यवसाय में 20,000 रुपए का आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि क्रमश ए तथा बी को लाभ 1 और 2 के अनुपात में बांटते हैं तो क्रमश ए तथा बी के निवेश के समय का अवधि का अनुपात क्या होगा। यानी आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, मतलब उन लोगों का रेशियो पूछ रहा है टाइम पीरियड का, इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया। आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपसे टाइम पूछा गया था तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। बस अब आप इसको डील कर सकते हो। अब यहाँ पर 20,000 25,000 अगर ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट तो आप सिंपली इसको लेस कर लो, छोटा कर लो कैलकुलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 3 जीरो खत्म कर देता हूँ, 3 जीरो यहाँ से भी खत्म कर देता हूँ। आपका और कट रहा तो और काट लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो 5 से अगर मैं और काटना चाहूँ तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी ए का इन्वेस्टमेंट आप सिंपली समझो 4 है और बी का इन्वेस्टमेंट 5 है। तो बस अब प्रॉफिट कितने मिल रहे थे, ए को 1 प्रॉफिट मिले तो इन्वेस्टमेंट कितना उसका 4 हो गया। उसी तरीके से बी को अगर 2 अगर मिल रहे हैं प्रॉफिट में तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना था 5 हो गया। ये होगा उन लोगों का टाइम का रेशियो। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो 5 चौके 20 यानी 20 से दोनों जगह गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, यानी 5 और 8 के अनुपात में टाइम है, मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अच्छा ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका 3 ठो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत ही सिंपल थे। तो उम्मीद करता हूँ उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल में पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग जितना हो सके बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।